हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, लाइव को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकास का कौन सा दृष्टिकोण सही है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकास का कौन सा दृष्टिकोण सही है? ए ऑप्शन है आपका, विकास जन्म से समाप्त होता है। बी ऑप्शन है आपका, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है आपका, विकास में परिवर्तन नहीं होता है। डी ऑप्शन है आपका, विकास केवल शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकास का कौन सा दृष्टिकोण सही है? बाल विकास जन्म से समाप्त होता है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है, विकास में परिवर्तन नहीं होता। डी ऑप्शन है, विकास केवल शारीरिक है। तो देखो, विकास जन्म से समाप्त होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। सी ऑप्शन देखिए, विकास में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, विकास में परिवर्तन नहीं होता। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, विकास केवल शारीरिक है, ये भी गलत है, विकास केवल शारीरिक है। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकास का कौन सा दृष्टिकोण सही है? विकास एक सतत प्रक्रिया है और जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है आपका विलियम जेम्स। बी ऑप्शन है आपका स्किनर। सी ऑप्शन है आपका पावलाव। डी ऑप्शन है आपका वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्किनर नहीं है, स्किनर नहीं है, स्किनर कट हो जाएगा आपका। पावलाव भी नहीं है, पावलाव भी कट हो जाएगा। वॉटसन भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का पूछ रहा है, वॉटसन भी नहीं है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन गए तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा। तो सेकंड का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएड से चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? ये बीएड से रिपीट होता आ रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपका स्टैनली हॉल। बी ऑप्शन है आपका पियाजे। सी ऑप्शन है आपका फ्रायड। डी ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो। तो देखिए, पियाजे नहीं होगा, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था पियाजे ने नहीं कहा है, फ्राइड ने भी नहीं कहा है, क्रो एंड क्रो ने भी नहीं कहा है। तो बचा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टैनले हॉल। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। 3 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है आपका स्पीयरमैन ने, बी ऑप्शन है आपका थोर्प ने, सी ऑप्शन है आपका बिने ने, डी ऑप्शन है आपका गिलफोर्ड ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्प नहीं होगा, बिने नहीं होगा, गिलफोर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीखने के नियम किसने दिए हैं? लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम किसने दिए हैं? ए ऑप्शन है आपका पावलाव, बी ऑप्शन है आपका स्कीनर, सी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है आपका कोहलर। तो सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखिए सीखने के नियम कह रहा है ये, तो सीखने के नियम पावलाव ने नहीं दिए हैं, सीखने के नियम स्कीनर ने भी नहीं दिए हैं, कोहलर ने भी नहीं दिए, कोहलर ने नहीं दिया है। किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 है सीखने के नियम किसने दिया है? एक ही बचा है आपका थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियम आपके किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी ऑप्शन है आपका मनोसामाजिक विकास से, सी ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक विकास से, डी ऑप्शन है आपका मनोविश्लेषणवाद से। तो अल्बर्ट बंडूरा कह रहा है ये। ठीक है, तो देखो अल्बर्ट बंडूरा जो है आपके मनोसामाजिक विकास से नहीं है, संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया है ये भी नहीं है, मनोविश्लेषणवाद ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो 6 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारी आपकी जो है अधिगम अक्षमताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया की बात हो रही है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका पढ़ने की क्षमता से, बी ऑप्शन है आपका लिखने की क्षमता से, सी ऑप्शन है आपका सुनने की क्षमता से, डी ऑप्शन है आपका बोलने की क्षमता से। डिसलेक्सिया, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है? लक्स, आपको सपोज करना है लक्स। लेक्सिया आ रहा है ना, लेक्सिया से आपको सपोज करना है, क्या सपोज करना है? लक्स। ठीक है, क्या सपोज करना है? लक्स। आप गए मार्केट में लक्स साबुन लेने, ठीक है, और आपको दुकानदार ने दे दिया सिंथॉल साबुन। कौन सा साबुन दे दिया दुकानदार ने? दुकानदार ने आपको दे दिया सिंथॉल। तो आप दुकानदार को कैसे बताओगे? बताइए कैसे बताओगे कि ये सिंथॉल साबुन है, लक्स नहीं है? पढ़कर ही तो बताओगे। कैसे बताओगे? पढ़कर बताओगे। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया है आपका पढ़ने से संबंधित। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। डिसलेक्सिया में लक्स समझ लीजिए, लेक्सिया से लक्स बन रहा है। लक्स, आप साबुन लेने गए, उसने आपको सिंथॉल साबुन दे दिया, ठीक है, तो आप उससे लक्स साबुन की कहेंगे। कैसे बताएंगे कि ये लक्स नहीं है? आप पढ़कर बताएंगे। कैसे बताएंगे? पढ़कर। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपकी पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। देखिए
लिखने की क्षमता से संबंधित नहीं है, लिखकर थोड़ी बताएंगे, लक्ष्य पढ़कर बताएंगे। सुनने की क्षमता से संबंधित नहीं है, बोलने की क्षमता से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, पढ़ने की क्षमता से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका भाषा विकास से, बी ऑप्शन है आपका नैतिक विकास से, सी ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास से, डी ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक विकास से। कोहल वर्ग का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोहल वर्ग का सिद्धांत। देखिए कोहल वर्ग का सिद्धांत आपका ए ऑप्शन है आपका भाषा विकास से संबंधित है, नहीं, भाषा विकास से संबंधित नहीं है। शारीरिक विकास से संबंधित है, नहीं। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया है, ठीक है। तो बचा क्या, नैतिक विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है। ए ऑप्शन है आपका मौलिकता, बी ऑप्शन है आपका अनुकरण, सी ऑप्शन है आपका आज्ञाकारिता, डी ऑप्शन है आपका अपरिवर्तनशीलता। किसकी पूछ रहा है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की मुख्य विशेषता क्या है। ए ऑप्शन है आपका मौलिकता, बी ऑप्शन है आपका अनुकरण, सी ऑप्शन है आपका आज्ञाकारिता, डी ऑप्शन है आपका अपरिवर्तनशीलता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका अनुकरण से संबंधित नहीं है, ना ही आपकी आज्ञाकारिता से संबंधित है, ना ही आपकी अपरिवर्तनशीलता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता क्या है आपकी, सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता है मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है, मौलिकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्या है, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है। शिक्षा में, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है, ठीक है, अवरोधन का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है आपका बालक का विद्यालय न जाना, बी ऑप्शन है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, सी ऑप्शन है आपका विद्यालय छोड़ देना, डी ऑप्शन है आपका शिक्षा का महंगा होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका देखो, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय न जाना ये अवरोधन नहीं होता है। शिक्षा में अवरोधन बालक का विद्यालय न जाना नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। विद्यालय छोड़ देना नहीं होता, सी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। शिक्षा का महंगा होना नहीं होता, ठीक है, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बचा कौन सा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है। शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना आपका क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है आपका इड, बी ऑप्शन है आपका ईगो, सी ऑप्शन है आपका सुपर ईगो, डी ऑप्शन है आपका ये सभी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, आनंद सिद्धांत पर कौन सा आधारित है,
ठीक है, आनंद के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है आपका? तो ईगो नहीं है आनंद के सिद्धांत पर, ना ही सुपर ईगो है। ठीक है, तो क्या बचा? इड बचा। ईगो नहीं है, सुपर ईगो नहीं है आनंद के सिद्धांत पर। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इड। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर आधारित है? इड है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रेरणा मोटिवेशन का मार्ग का पहला चरण क्या है? प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का मार्ग का पहला चरण क्या है? ए ऑप्शन है आपका आवश्यकता, बी ऑप्शन है आपका चालक, सी ऑप्शन है आपका प्रोत्साहन, डी ऑप्शन है आपका लक्ष्य। प्रेरणा का मार्ग का पहला चरण क्या है? ठीक है, तो आपका देखो 12 क्वेश्चन देखिए, चालक नहीं होगा, चालक नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। प्रोत्साहन भी नहीं होगा, प्रेरणा के मार्ग का पहला चरण पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? पहला चरण। प्रोत्साहन भी नहीं होगा आपका, लक्ष्य भी नहीं होगा। प्रेरणा का पहला चरण क्या हो जाएगा? प्रेरणा मार्ग का पहला चरण क्या हो जाएगा? 12 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता, नीड। मोटिवेशन का पहला चरण क्या है? प्रेरणा का मार्ग का पहला चरण क्या है? आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गार्डनर का क्वेश्चन आता ही आता है। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ए ऑप्शन है 5 बताए हैं, बी ऑप्शन है 7 बताए हैं, डी ऑप्शन है 8 बताए हैं, सी ऑप्शन है 8 बताए हैं, डी ऑप्शन है आपका 9 बताए हैं। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 7, सी ऑप्शन है आपका 8, डी ऑप्शन है आपका 9। तो देखो गार्डनर ने कितने बताए हैं, फिर से देखिए, गार्डनर ने ना तो 5 बताए हैं, 5 आपका कट हो जाएगा, ना ही 7 बताए हैं। ठीक है, 7 भी आपका कट हो जाएगा, और ना 9 बताए हैं। ठीक है, ना 5 बताए हैं, ना 7 बताए हैं, ना 9 बताए हैं। तो 13 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 बताए हैं। कितने बताए हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि बहू को बुद्धि आना, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। बहू को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। अब गार्डनर ने कितनी बुद्धि बताई है? तो जिसके पास बुद्धि होती है उसके ठाठ ही ठाठ होते हैं। ठाठ से आप याद रख सकते हैं 8। तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कौन सा सिद्धांत है? किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो क्या कह रहा है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या कह रहा है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपका क्या है? विकास कभी समाप्त नहीं हो रहा है। तो आपका ए ऑप्शन क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। तो निरंतरता का सिद्धांत का ही मतलब होता है निरंतर चल रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, कभी समाप्ति नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। बी देखिए, अंतः संबंध का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत भी नहीं है। डी ऑप्शन अंतः क्रिया का सिद्धांत भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास, एक सेकंड, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस। ठीक है, निरंतर चल रहा है। कैसे चल रहा है? निरंतर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है आपका किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, सी ऑप्शन है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग, डी ऑप्शन है आपका कार्डवेल कुक। तो देखो प्रोजेक्ट विधि के पूछ रहा है, ठीक है, किस विधि के पूछ रहा है? प्रोजेक्ट विधि के। तो प्रोजेक्ट विधि के ना तो जॉन डीवी हैं, ना ही आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, ना ही कुक हैं, ठीक है। तो क्या बचा? किलपैट्रिक बचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। एक सेकेंड, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। आपका 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 देखिए, 16 है आपका, बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका विद्यालय, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है क्रीड़ा स्थल, डी ऑप्शन है आपका मीडिया। तो देखो विद्यालय तो होती है समाजीकरण की दूसरी पाठशाला माना जा सकता है, दूसरा है। तो आपका पहला पूछ रहा है ये, ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे परिवार आपका पहले में आता है, बाकी सब दूसरे में आते हैं। आपको क्या बात याद रखनी है? पहले में आपका परिवार आएगा और दूसरे में बाकी सब आएंगे। तो देखो आपका विद्यालय जो है दूसरे में आएगा, पहले में नहीं आएगा। आपका क्रीड़ा स्थल दूसरे में आएगा, पहले में नहीं आएगा। मीडिया दूसरे में आएगा, पहले में नहीं आएगा। तो बचा क्या? परिवार। मैंने अभी आपको बताया परिवार जो है आपका पहली पाठशाला माना जाता है। एक सेकेंड, परिवार जो है आपका पहली पाठशाला माना जाता है, ठीक है। समाजीकरण का पहला कारक है परिवार। क्या है? समाजीकरण का पहला कारक पूछे, प्रथम कारक पूछे तो क्या है? परिवार। और बाकी सब परिवार और पास पड़ोस प्रथम है और बाकी सब द्वितीय हैं। तो बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। 16 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है संवेग यानी कि इमोशन। इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है क्रोध और भय, बी ऑप्शन है प्रेम और स्नेह, सी ऑप्शन है उत्तेजना या भावों में हलचल, डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका देखो क्रोध और भय संवेग का शाब्दिक अर्थ नहीं है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। प्रेम और स्नेह भी संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, वो इमोशन का, ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना या भावों में हलचल। संवेग का क्या अर्थ है? संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? उत्तेजना या भावों में हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। इनसाइट थ्योरी यानी कि सूझ का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है? सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी किसके प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है आपका कोहलर, बी ऑप्शन है पावलाव, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूझ का सिद्धांत, ठीक है, सूझ का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सूझ का सिद्धांत, एक सेकेंड, सूझ का सिद्धांत ना तो पावलाव ने दिया है, ना स्किनर ने दिया है, ना थॉर्नडाइक ने दिया है सूझ का सिद्धांत। बचा क्या? कोहलर। तो इनसाइट थ्योरी को ही सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ए होनी चाहिए समावेशी शिक्षा, बी है विशेष विद्यालय, सी है पृथक्करण, डी है सामान्य शिक्षा ना देना। ठीक है, तो आपको शिक्षा कैसी देनी है मैं हमेशा क्लास में अपनी में बता चुकी हूँ। समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जाती है। कौन सी शिक्षा देनी है हमें? बच्चों को
चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। ठीक है, तो आपका विशेष विद्यालय गलत हो जाएगा, हमको एक ही विद्यालय में देनी है। पृथक्करण अलग करना गलत हो जाएगा। सामान्य शिक्षा ना देना ये भी गलत हो जाएगा। कौन सी शिक्षा देनी है बच्चे को? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, एक सेकंड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए? इंक्लूसिव। ठीक है, कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। 19 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, स्कीनर ने, फ्राइड ने। ठीक है, आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? 4 आपको चरण किसने बताए हैं ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका जीन पियाजे, बी है कोहलबर्ग, सी है स्कीनर, डी है फ्राइड। तो देखिए आपका जो है कोहलबर्ग ने नहीं बताए हैं बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 चरण, स्कीनर ने नहीं बताए हैं, फ्राइड ने भी नहीं बताए हैं। किसने बताए हैं बौद्धिक विकास के 4 चरण? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। तो 20 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? जीन पियाजे ने बताए हैं। 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का IQ का सूत्र दिया किसने है? विलियम स्टर्न ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है, टर्मन ने दिया है, या गॉल्टन ने दिया है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है। 21 का देखो, अल्फ्रेड बिने ने नहीं दिया है बुद्धि लब्धि का सूत्र, अल्फ्रेड बिने ने नहीं दिया है, टर्मन ने भी नहीं दिया है, गाल्टन ने दिया है या नहीं दिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। गाल्टन ने भी नहीं दिया है। बचा कौन? विलियम स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सीखने के अंतर सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए ऑप्शन है आपका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन है व्यवहारवादी ने, सी ऑप्शन है संरचनावादी ने, डी ऑप्शन है आपका मनोविश्लेषणवादी ने। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को ही सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों ने दिया। किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों ने दिया। तो आपका जो है व्यवहारवादी नहीं होगा, संरचनावादी नहीं होगा, मनोविश्लेषणवादी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अंतर्दृष्टि को ही बोलते हैं, अंतर्दृष्टि होना मतलब सूझ होना। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि ही सूझ है मतलब, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया है। 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23, आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है उदाहरण से नियम की ओर, बी ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, सी ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर, डी ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि में बताना है। किस में बताना है? आगमन विधि में। तो देखो आगमन विधि में आपका नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता है, नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता है, कठिन से सरल की ओर नहीं होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता है। तो आगमन विधि का मतलब है क्या आना? उदाहरण आना। उदाहरण पहले आना, नियम बाद में आना। ठीक है, तो आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर।
आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। 23 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व में सीखने की गति यदि एक समान रहे तो उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व में अगर सीखने की गति एक समान रहे तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका सरल रेखीय वक्र, बी ऑप्शन है आपका उन्नतोत्तर वक्र, सी ऑप्शन है नतोत्तर वक्र, डी ऑप्शन है आपका मिश्रित वक्र। तो देखो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उन्नतोत्तर वर्ग एक समान गति कह रहा है, वो एक समान कह रहा है। क्या कह रहा है? एक समान रहे तो उसे क्या कहते हैं? सीखने की गति एक समान रहे। ठीक है, तो सीखने की गति हमारी क्या है? एक समान है। तो आपका उन्नतोत्तर वक्र नहीं होगा, नतोत्तर वक्र नहीं होगा और मिश्रित वक्र नहीं होगा। ना तो उन्नतोत्तर होगा, ना नतोत्तर होगा, ना मिश्रित होगा। तीनों काट दीजिए, बचा क्या? जब एक समान हो तो एक समान की बात कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सरल रेखीय वक्र कहेंगे। कौन सा वक्र कहेंगे? सरल रेखीय वक्र कहेंगे। 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या है। 25 देखिए, व्यक्तित्व मापन के लिए रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट स्याही का धब्बा परीक्षण क्या है? ए ऑप्शन है आपका प्रक्षेपी तकनीक है, ए ऑप्शन है आपका प्रक्षेपी तकनीक है, बी ऑप्शन है आपका अक्षेपी तकनीक है, सी ऑप्शन है आपका व्यक्ति इतिहास विधि है, डी ऑप्शन है आपका समाजमिति विधि है। तो 25 का आपका देखो, ना तो आपका अक्षेपी तकनीक है, रोड्सा इंक ब्लॉक टेस्ट की बात कर रहा है ये, ना तो अक्षेपी जो है तकनीक है, जूम करके दिखा देती हूँ मैं, ना तो अक्षेपी तकनीक है आपकी, ना व्यक्ति इतिहास विधि है, ना ही समाजमिति विधि है। ठीक है, तो आपका 25 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीक। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है पावलाव, सी ऑप्शन है कोहलर, डी ऑप्शन है स्किनर। ठीक है, तो देखो प्रयास और भूल का सिद्धांत आपका ना तो पावलाव ने दिया, कोहलर ने भी नहीं दिया और स्किनर ने भी नहीं दिया। इनके अपने अपने सिद्धांत हैं। ये वाला सिद्धांत प्रयास और भूल का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया। कौन सा पूछ रहा है ये? प्रयास और भूल का। तो किसने दिया? एक ही ऑप्शन आपका बचा है थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। 26 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात पूछ रहा है। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? आरटीई एक्ट के थ्रू। कौन से एक्ट के थ्रू? आरटीई एक्ट के थ्रू। तो ए ऑप्शन है आपका 1:30, बी ऑप्शन है आपका 1:40, सी ऑप्शन है 1:35, डी ऑप्शन है आपका 1:50। तो देखो 27 का क्या आंसर होगा आपका? देखो 1:40 नहीं होता है अनुपात, 1:35 भी नहीं होता, प्राथमिक स्तर की पूछ रहा है, 1:50 भी नहीं होता। तो प्राथमिक स्तर पर कितना होता है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, 1:30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा।
30 बच्चों पर एक टीचर होगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक छात्र अनुपात यही है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने किया है? ए ऑप्शन रॉस, बी ऑप्शन फ्राइड, सी ऑप्शन जर्सी, डी ऑप्शन किलपैट्रिक। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो देखिए 28 का आपका देखो फ्राइड ने नहीं कहा है, फ्राइड आपका कैंसिल हो जाएगा। जर्सी ने भी नहीं कहा है और किलपैट्रिक ने भी नहीं कहा है। ठीक है, तो बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? ये कहा है आपका रॉस ने। किसने कहा है? बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। 28 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉस। 28 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉस। नेक्स्ट देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं। 29 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? केवल बाल विकास के लिए, शिक्षण विधि के निर्धारण के लिए, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के लिए, केवल परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो देखो केवल बाल विकास के लिए, केवल वर्ड आ जाए तो वैसे ही कट हो जाएगा। केवल बाल विकास, एक पक्ष की बात कर रहा है। केवल बाल विकास के लिए उपयोगी है? नहीं। सी ऑप्शन केवल परीक्षा लेने के लिए, नहीं। केवल नहीं लगाया इसमें, लेकिन बात यही कह रहा है शिक्षण विधि के निर्धारण के लिए, टीचिंग मेथड के निर्धारण के लिए नहीं। केवल टीचिंग मेथड के निर्धारण के लिए थोड़ी है। तो ये किसके लिए? शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के लिए। 29 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शैली अपनानी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शैली अपनानी चाहिए? ए ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित, बी ऑप्शन है आपका शिक्षक केंद्रित, सी है हस्तक्षेप रहित, डी है सत्तावादी। अभी मैं आपको ये जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार की शैली अपनानी चाहिए? किसके लिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शैली अपनानी चाहिए? ए ऑप्शन है बाल केंद्रित, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सी ऑप्शन है हस्तक्षेप रहित, डी ऑप्शन है सत्तावादी। तो देखो शिक्षक केंद्रित तो नहीं होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित का मतलब शिक्षक ही अधिकार है, उस अधिकार शिक्षक के अधिकार में है। वो क्या है? शिक्षक के अधिकार में है, शिक्षक ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शिक्षक के अधिकार में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बी है, सी है आपका हस्तक्षेप रहित, हस्तक्षेप रहित भी नहीं होनी चाहिए। हस्तक्षेप से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें शिक्षा कैसी देनी है सृजनशीलता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, वो पूछ रहा है ये। सत्तावादी तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, सत्तावादी नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी टीचर की सत्ता चले, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी को पता है, शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चा केंद्र पर हो, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। शिक्षा वैसी होनी चाहिए जब बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा, तब बच्चा क्रिएटिव बनेगा, सृजनशील बनेगा। ठीक है, जब बच्चा बाल केंद्रित होगी तभी तो बच्चा बनेगा, शिक्षक केंद्रित में थोड़ी क्रिएटिव बनेगा। जब बच्चा क्रिएटिव बनेगा, सृजनशील बनेगा, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होगी, बालक की आवश्यकता के अनुसार होगी, बालक को आज़ादी दी जाएगी कि उसको क्या करना है। ठीक है, बालक को स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, कुछ भी करके, क्रिएटिव वर्क करके
करेबर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। तो आज हमने किए टॉप 30 क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान के। कितने क्वेश्चंस किए हमने, स्टार्टिंग से दिखाती हूँ आपको। टॉप 30 क्वेश्चंस किए बाल मनोविज्ञान के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 30 क्वेश्चंस। इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आपको सुपर टेट क्रैक करना है तो ये 30 क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर फंस सकते हैं आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अभी हमारी शिक्षण कौशल की भी क्लास चलेगी 30 क्वेश्चंस की, और आपकी जीवन कौशल की भी क्लास चलेगी 30 क्वेश्चंस की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ज़रूर क्लास को देखें और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों के पास भी ये क्लास पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर